फिजिकल बैरियर्स के बारे में हमने लास्ट क्लास पढ़ा था, ठीक है। यू विल बी एबल टू शेयर सी द स्क्रीन अ फ्यू मिनट्स आफ्टर। ओके, तो फिजिकल बैरियर्स के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने बताया था, हाउ टू गेट ऑल दोज थिंग्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल बैरियर्स, ठीक है। आपका वर्क प्लेस आर्किटेक्चर, यानी कि किस तरह आपका वर्क प्लेस डिजाइन किया गया है, डिस्टेंस क्या है आपका ऑफिस से, आपका यहाँ पर रेजिडेंशियल डिस्टेंस बीच में क्या है, उसके बाद फिर टाइम ड्यूरेशन, यानी कि टाइम कितना टाइम आप देते हैं यहाँ पर ऑफिस में, ऑलराइट। एंड लास्ट इज योर एनवायरमेंट, किस तरह का एनवायरमेंट है, वर्किंग एनवायरमेंट कैसा है, ठीक है, और आपका वेदर कैसा है, एंड टेक्निकल डिस्टर्बेंस। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी, किस तरह से हम उस चीज को रिकवर कर सकते हैं, यानी कि क्या क्या चीजें हम इंक्लूड कर सकते हैं अपने अपने प्रैक्टिस में, जिसको हमारा तरफ से जो बैरियर है उसको हम हटा सकें, ठीक है। तो क्लोज स्पेस वगैरह ये सारी चीजें जो कुछ हमारे हाथ में है वो तो हम ऑलरेडी करेंगे, बट समटाइम्स फिजिकल बैरियर एज वेल एज टेक्निकल बैरियर्स आर देयर विच कैन नॉट बी हेल्प, ठीक है। हम उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो उस सिचुएशन में ऑलरेडी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पर ओनली वी कैन लुक थ्रू ऑल द थिंग्स दैट वी हैव टू गो थ्रू, ठीक है। तो ये सारे जो चीजें हम लोग ऑलरेडी कर सकते हैं, उन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो फिजिकल बैरियर आपका खत्म हो गया, लास्ट जो बचा था आपका दैट वाज टेक्निकल बैरियर। यस, टेक्निकल बैरियर आपका जो है यहाँ पर, टेक्निकल बैरियर में क्या क्या चीजें हैं वो हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं, ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं, फिर उसके बाद ये पीडीएफ सेंड कर दूंगी दोनों का साथ में, तो उसमें पढ़ लेना, जो भी डाउट होगा वो पूछ लेना। लास्ट क्लास जो फिजिकल बैरियर पढ़ाया था उसका भी अगर कोई डाउट है तो अब भी पूछ लीजिए बिफोर आई स्टार्ट दिस वन। फिजिकल बैरियर क्लियर है, चलिए क्लियर है तो लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट टेक्नोलॉजिकल बैरियर फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है। बिजनेस कम्युनिकेशन में किस किस तरह के टेक्निकल बैरियर्स होते हैं, ठीक है। प्योर जो इंटरनेट कनेक्शन है अगर वो खराब है आपका, जो हार्डवेयर है, देखिए कोई भी ऑफिस में आजकल आप जाएंगे तो कोई भी ऐसे ऑफिस ऐसा नहीं बचा जहां पर आपकी जो फाइल्स हैं, जो रिपोर्ट्स हैं वो ऑनलाइन नहीं बनती हैं या फिर कंप्यूटर सिस्टम पे नहीं तैयार होती हैं, ठीक है। आपके जो ईमेल्स जाते हैं, आपके जो लेटर्स इनफैक्ट जो जाते हैं, इवन द रिटन लेटर्स आर द टाइप्ड वन, हाथ से लिखे हुए लेटर्स नहीं जाते हैं, टाइप्ड रिटन लेटर्स जो हैं वो और गवर्नमेंट ऑफिशियल लेटर्स जो होते हैं वो सारे के सारे टाइप किए गए होते हैं, ऐसा नहीं कि उन्हें हाथ से लिखा जाता है। लाइक बहुत बहुत ही कम केसेस में ऐसा होता है। इनफैक्ट जो कंज्यूमर अपने तरफ से डालता है, जो नॉर्मल पीपल है, अगर हम लोग अपनी तरफ से कोई पिटिशन वगैरह डालते हैं या जो भी गवर्नमेंट ऑफिस में लेटर जा रहा है, हम लोग अपनी तरफ से रिटन हैंड रिटन लेटर्स डाल सकते हैं, लेकिन हमारे रिस्पॉन्स जो आता है, हमारे जो यहाँ पर परेशानी हमने डाली है, जो भी प्रॉब्लम्स हमने यहाँ पे शेयर किए हैं, जो लेटर हमारी तरफ से गया है उसका जो रिप्लाई आएगा वो हमेशा आप देखेंगे कि कभी भी हैंड रिटन नहीं होता है, वो टाइप्ड लेटर होता है, यानी कि कोई पर्सन यहाँ टाइप करता है, जिस पर्सन का सिग्नेचर जाना है, यानी कि जिसके तरफ से रिप्लाई जाना है, वो पर्सन वहां नीचे अपना सिग्नेचर हैंडमेड जरूर करेगा या फिर उसका स्टैम्प लगेगा, लेकिन जो लेटर आता है आपको गवर्नमेंट की तरफ से वो हमेशा रिटन फॉर्मेट में टाइप्ड रहता है, हाथ से लिखा हुआ आजकल लेटर नहीं रहता। तो यानी कि हर एक सिस्टम, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, हर एक सेक्टर में आपको हर एक ऑफिस में कोई ना कोई एक सिस्टम जरूर मिलेगा जो हम हर एक काम करता है। यहाँ तक कि आजकल आप किसी शॉप में भी जाते हैं तो वहां पर भी एक सिस्टम रहता है कि आपको यहाँ पर क्या क्या चीजें आपने ली, जो आपने जैसे ऑनलाइन पेमेंट अगर की तो उसके लिए भी उन्होंने स्पीकर्स लगा दिए हैं या फिर एक सिस्टम लगा दिया है जहां पर आपको रिसीविंग का मैसेज आएगा कि कितने पैसे आपने पे किए हैं। तो ईच एंड एवरी सेक्टर इज अफेक्टेड बाय दिस टेक्नोलॉजी। कहीं ऐसा कोई सेक्टर नहीं बचा जहां पर आप टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते हैं। मेडिकल सेक्टर आर हाईली अफेक्टेड बाय दिस, एनी सेक्टर, ठीक है। उसका जितना भी पेशेंट का रिकॉर्ड रहेगा, पेशेंट आ रहा है जा रहा है, कितने पेशेंट को कितना
दवाई देनी है, ये सारी मैसेजेस भले हैंड रिटन नोट के थ्रू होती है अभी भी, लेकिन सिस्टम में भी अपलोड की जाती है कि आज कितने पर्सन को कितनी मेडिसिन दी। ठीक है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो एवरी सेक्टर इंक्लूड टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी है तो ऑब्वियस सी बात है कि दे आर नेवर, यू कैन से कि आजकल बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि टेक्नोलॉजी आर मोर रिलायबल देन पर्सन। एक ह्यूमन से ज्यादा आजकल टेक्नोलॉजी रिलायबल हो गई है। नोबडी इज, अगर आप कह देते हैं किसी बात को जाकर, मान लीजिए आपने कहा किसी पर्सन को कि ये चीज जो है वो उस मार्केट में 200 रुपीज में मिल रही है। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर एरिया का मार्केट है, वहां 200 रुपीज में मिल रही है। वो पर्सन सबसे पहले वहां जाकर पूछेगा नहीं दुकान में, वो सबसे पहले ऑनलाइन उस प्रोडक्ट का सेल जो है, उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो चेक करेगा। ठीक है, सबसे पहला काम वो हम लोग यही करते हैं कि अगर हमें कोई मटेरियल चाहिए होता है, फॉर एग्जांपल मुझे एक ड्रेस लेनी है, तो सबसे पहले मैं उसका ऑनलाइन प्राइसिंग चेक करूंगी कि ऑनलाइन प्राइसेस क्या मिल रहे हैं उस पर्टिकुलर सूट के जो मुझे पसंद आया है। उसके बाद फिर मैं अपने रिटेल शॉप्स जो हैं, जो भी आसपास मेरे यहाँ पर रिटेल शॉप्स हैं, मैं उनके पास जाके पता करूंगी, एंड विच एवर प्राइस आई वुड थिंक दैट इट इज लेस। ठीक है, मेरा जो मार्केट प्राइस है, अगर मैं शॉप के पास जाके खरीद रही हूँ, वो प्राइस मुझे लग रहा है कि कम है, तो मैं उस प्राइस में इन्वेस्ट करूंगी, यानी कि वो शॉप से जाके वो ड्रेस ले लूंगी। अगर वो प्राइस बहुत ज्यादा है, इवन दो अगर मैं ऑनलाइन मंगाती हूँ तो वहां पर भी सेम प्राइस लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है डिलीवरी चार्जेस वगैरह इंक्लूड करके, शिपिंग चार्जेस इंक्लूड करके सेम ही पैसा लगता है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगेगा, ये हमारे दिमाग में बैठ गया है कि ऑनलाइन जो है इसका प्राइस 500 बता रहा था या 600 बता रहा था। वी आर नॉट काउंटिंग द प्राइस दैट वी विल बी पेइंग फॉर द शिपमेंट एंड फॉर द डिलीवरी। ठीक है, या फिर अगर किसी को पता भी है तो वो यही सोचेगा कि हमारा सेम प्राइस में जब हमें घर बैठे बैठे सामान मिल रहा है तो हम क्यों रिटेल शॉप पे जाएं लेने के लिए। अंडरस्टूड? सो दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन योर लाइफ, एंड हम यहाँ पर टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा रिलायंट हो गए हैं। हम यहाँ पर हम उसके ऊपर बहुत ज्यादा ही भरोसा करने लगे हैं। ठीक है, तो ईच एंड एवरी ऑफिस हैज वन और टू सिस्टम और मेनी सिस्टम्स टू वर्क ऑन। ठीक है, अब यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स तो आते हैं, क्योंकि अगर हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, हर एक पर्सन जो यहाँ पर यूज कर रहा है, मान लीजिए किसी ने अपना शॉप खोला है, हो सकता है कि वो पर्सन कंप्यूटर चलाना नहीं जानता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या उसकी शॉप पे इफेक्ट पड़ेगा, उसके सेलिंग पे, उसका जो प्रॉफिट होगा उस पे इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? कोई मुझे बता सकता है? थिंक अपॉन दिस एंड टेल मी द आंसर। would the selling of the products will be affected just because there is no system or nothing technological in that shop? वो एक सिंपल सा शॉप है जिसमें सामान मिलता है, आपको जाके पैसे देने हैं और सामान लेके आना। Will it be affected by by no technology being used in that particular shop? You can raise your hand if you want to answer this question. आपको सिर्फ इतना बताना है कि एक दुकान आप मान लीजिए कि वहां पर आपके कोई रेजिडेंशियल एरिया में आसपास किसी ने एक दुकान खोली, उस दुकान से किसी भी तरह का कोई भी ऑनलाइन इक्विपमेंट नहीं यूज हो रहा है, कोई भी टेक्नोलॉजिकल सिस्टम, यहाँ तक कि उस पर्सन के पास मोबाइल फोन भी नहीं है, वो टेलीफोन बूथ बना दिया अपने घर के पास। ठीक है, वो भी एक तरह से टेक्नोलॉजी है लेकिन फिर भी मॉडर्न नहीं है। ठीक है, या फिर वो हो सकता है कि वो भी यूज नहीं करता है, उसका घर ऊपर रहता है। ठीक है, वो ऊपर रहता है और नीचे उसने शॉप खोल दिया, तो उसे मोबाइल की भी जरूरत नहीं, वो मोबाइल भी नहीं रखता है, वो फोन भी नहीं रखता है, वो कुछ भी नहीं रखता है अपने पास, उसने सिर्फ मटेरियल मंगवाया अपने किसी पर्सन से, किसी जान पहचान के पर्सन से उसने सारे मटेरियल मंगवाए और उसने एक दुकान खोल दी। क्या उसके शॉप पे मटेरियल होना काफी है? क्या उसकी टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण उसके सेल्स पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? मैम डिपेंड करेगा कि कौन सा शॉप है मैम। ऑब्वियसली मैम, कौन सा शॉप है? करेगा नहीं। अच्छा, इस अगर मान लीजिए हम यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लेते हैं। एक आपका किराना स्टोर है, ठीक है, जनरल स्टोर जो खाने पीने का आइटम रखता है, एक आपका मेडिकल स्टोर है और एक आपका स्टेशनरी स्टोर है। इन तीनों स्टोर्स में आप ये इफेक्ट बताइए कि क्या होगा। मैम ये तो प्लेस के ऊपर भी डिपेंड करेगा मैम। अगर हम गांव में खोल देते हैं तो वो कोई मैटर ही नहीं करता, इंटरनेट हो या चाहे नहीं हो। नहीं, आप जहाँ पर रह रहे हैं, आप जहाँ पर रह रहे हैं
wherever you are staying right now, आप जहाँ पर अभी रह रहे हैं वहां पर एक दुकान बगल में सामने में एकदम किसी एक पर्सन ने खोली, ऊपर उसका घर है, नीचे उसने एक गराज स्पेस था उसके पास, वहां पर उसने एक दुकान खोली। ठीक है, हम 3 एग्जाम्पल ले रहे हैं, 3 केस स्टडी ले रहे हैं। पहला जहाँ पर एक किराना स्टोर है, ठीक है, एक जनरल स्टोर है जहाँ पर उसने राशन वगैरह का सामान रखा हुआ है। ठीक है, एक स्टेशनरी स्टोर है जहाँ पर सिर्फ कॉपी किताब वगैरह चीजें जो भी आपके स्टेशनरी में यूजफुल हैं वो सारी चीजें मिलती हैं। और एक है आपका मेडिकल स्टोर जो कि कॉमन दवाइयों से लेकर जो भी बड़ी बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज हो गई या फिर थायराइड हो गए, इस तरह की भी दवाइयां वो रखता है। अब मुझे ये पर्टिकुलर केस स्टडी में बताइए कि तीनों शॉप्स में से किस पे आपका जहां भी आप रह रहे हैं अभी उस जगह पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उस दुकान में अगर कोई भी टेक्नोलॉजी यूज नहीं हो रही। मेडिकल शॉप में मैम सबसे ज्यादा। सबसे मैम आज ज्यादा के किस तरह आज जो पॉजिटिव स्थिति है, कैशलेस स्थिति मैम, हर स्टोर में इफेक्ट कर सकता है मैम। कितने कस्टमर्स लौट जाएंगे उसका, क्योंकि कैश आजकल बहुत कम लोग इस वॉलेट तो बहुत कम लोग आज इस्तेमाल कर रहे हैं। आजकल तो ई वॉलेट इस्तेमाल हो रहा है बहुत ज़्यादा। यस मैम, आप ओके। भी अभी पेटीएम में है ना मैम? नहीं, आई डोंट यूज पेटीएम। नहीं मैम, आप यूज करती हैं पेटीएम मैम। नहीं, आई हैव एन अकाउंट बट आई डोंट यूज इट। ओके मैम। आई नेवर मेड अ पेमेंट फ्रॉम पेटीएम अकाउंट। मैम हमको मैसेज आया था। नहीं, I do have an account, but I don't use it. Just I was trying to connect it from my account, but I didn't get it connected properly. I'm still not able to make any payments from that. But I'm asking कि यहाँ पर उस person के sales पे क्या effect पड़ेगा? Will it be affected in a good way or in a bad way? In a bad way. कैसा मतलब exactly बताइए क्या क्या चीजें वहाँ पर effect करेंगी? जैसे एक सत्यम ने एक बताया कि आजकल बहुत कोई यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट्स रखता है। ठीक है, तो अगर आपके पास सबसे ऑनलाइन पहले मैम मेडिकल शॉप में पड़ेगा, उसके बाद किराना स्टोर में, उसके बाद मैम वो क्या क्या बताया था तीसरा मैम? जो स्टेशनरी। हाँ तो 1 बाई करके होगा मैम। फर्स्ट में जो मेडिकल वाला में होगा कि मैम कोई भी 1 by 1 नहीं, ये 3 अलग अलग केसेस हैं। इनमें से कोई भी एक इमेजिन करिए या तीनों एक एक करके इमेजिन करना है, अलग अलग नहीं। ये 3 स्टोर नहीं है, ये 3 केसेस हैं कि पहला एक स्टोर मान लीजिए खोला कि आपका यहाँ पर किराना स्टोर खोला है, या फिर वही स्टोर जो है दूसरे केस में मेडिकल शॉप है, वही स्टोर जो है तीसरे केस में स्टेशनरी शॉप है। तो जैसे कि आपने कहा कि अलग अलग जिस तरह का दुकान है उस पर फर्क पड़ेगा। तो किस तरह का यहाँ पर दुकान है जो आपके सामने खुला है, तो उस पर कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा इसका? जैसे मैम मेडिकल स्टोर में मैम कोई भी दवाई हमको नहीं मिल रहा है यहाँ पे, मान लीजिए आसपास में कहीं नहीं मिल रहा, अगर वही ऑनलाइन रहेगा तो मैम हम पहले देख लेंगे कहाँ है कि नहीं है, फिर जाके ले सकते हैं या डिलीवर करवा सकते हैं मैम। ओके। जनरल स्टोर में मैम उतना कोई सारा चीज तो मिल ही जाता है, उतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से। इफेक्ट तो पड़ेगा मैम लेकिन उतना नहीं पड़ेगा। मैम ये भी हो सकता है कि मेडिकल स्टोर बड़ा होगा तो कंप्यूटर से वो अपना दवा ढूंढता है कि मेरे पास ये दवा है कि नहीं है। वो फिर बिलिंग करने में उसको हेल्प करता है, वो फटाफट ऑनलाइन बिलिंग करता है, उसको उससे टाइम सेविंग होता है। कैटलॉग एक बना सकते हैं। स्टॉक मेंटेन करने में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ होता है मैम। ओके, सो यू आर टेलिंग कि यहाँ पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, बट किन किन चीजों पर पड़ेगा ये आप स्पेसिफाई कर रहे हैं कि आपका स्टॉक मेंटेन करना रहता है, उसमें टेक्नोलॉजी हेल्प करता है तो वो मेंटेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, जो हमने केसेस लिया उसको हम केस स्टडी पूरा अच्छे से करते हैं कि हमने ये केस लिया कि आप यहाँ पर जहाँ भी रह रहे हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर लिविंग इन टाउन, कोई मेरे ख्याल से गाँव में नहीं रह रहा। तो टाउन में मान लीजिए कि यहाँ पर रेसिडेंशियल एरियाज ही हैं, ठीक है, घर बने हुए हैं लोगों के या फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं जहाँ पे रेंट पे लोग रहते हैं। तो उन जगह पे उस जगह पे एक जगह उसने दुकान खोली, एक पर्सन ने, उसका अपना घर था, ठीक है, रिटायर हो गया होगा शायद वो, तो उसने सोचा कि हम दुकान खोल लेते हैं। बट बिकॉज ही इज एन ओल्ड पर्सन, ही वॉज नॉट वेरी कनेक्टेड टू टेक्नोलॉजी, तो उसने सोचा कि हम खुद ही से सारा काम कर लेंगे, हमें
कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी का यूज करने की जरूरत नहीं है। तो पहले केस में हम ये लेते हैं कि उसने एक जनरल स्टोर खोला, किराना स्टोर खोला, जहां पर वो फूडिंग आइटम बेचता है, ठीक है। द केस इज, ये केस बिल्कुल हो सकता है कि आपके पास अगर टेक्नोलॉजी है तो आपके पास जो जो सामान वहां पर रखा है, इस सामान जो भी सामान वहां पर रखा है, ये सारी चीजें आप वहां पर एक कैटलॉग बना सकते हैं, ठीक है, कि आपके पास कितना कौन सा सामान अवेलेबल है, ठीक है। आपके पास आटा है तो कितना केजी है, कितना ब्रांड का कितना केजी है, ये सारी चीजें आप कैटलॉग कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर वो किराना एक ऐसा स्टोर होता है, इनफैक्ट मोस्टली इन इंडिया these kind of stores are being run by people who have a very good knowledge in management, ठीक है, उनको मैनेजमेंट में बहुत अच्छा नॉलेज होता है, तभी उनका स्टोर बहुत अच्छा चलता है। तो अगर एक किराना स्टोर है तो उनके पास खाने पीने का ही आइटम होगा, राइट। उनको बहुत ज्यादा कैटलॉगिंग की जरूरत नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर उनके पास आटा है तो उनको पता रहता है, वो अलग अलग बोरियों में रख देते हैं, अलग अलग प्राइसिंग उनको करना है। फॉर एग्जाम्पल एक 40 पर केजी का आटा है, एक आटा है उनका 65 पर केजी का, तो इनको वो अलग अलग बोरियों में रख देते हैं कि जितना भी हमको बेचना है उस हिसाब से हम वहां पर टैपिंग कर देंगे, मतलब नेमिंग कर देंगे एक तरह से कि ये जो बोरी है इसमें 40 पर केजीज का आटा रखा है, इसमें 65 पर केजीज का है, इसमें 70 पर केजीज का है। इस तरह से वो कैटलॉगिंग कर सकते हैं, ठीक है, उनको टेक्नोलॉजी की वहां पर जरूरत नहीं होगी। अगर उनके पास कोई मटेरियल है, फॉर एग्जांपल बिस्किट्स हैं अलग अलग ब्रांड के, तो वो भले ही कितना बार भी बता ले, कस्टमर्स मेनली ऐसे ही होते हैं जो पहले देखेंगे उस आइटम को, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि उनको कौन से बिस्किट चाहिए। बहुत कम ऐसे कस्टमर्स होते हैं अभी भी, ठीक है, जिनको पर्टिकुलर ब्रांड का कोई चीज चाहिए होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे घर में कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड का बिस्किट आता है, हमेशा से आता रहा है, हमेशा से आता रहेगा, इस तरह का कोई रूल है मेरे घर में, तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे वहां पर ब्रांड सोचने की जरूरत नहीं है। मैं वहां पर जाके डायरेक्टली उनसे पूछूंगी कि भैया इस ब्रांड का बिस्किट है आपके पास या नहीं है, राइट। तो मुझे वहां पर पता करने की जरूरत है कि कितने ब्रांड्स हैं उसके पास, कितना प्राइस है उनके पास, नहीं। मैं सिर्फ वहां पर जाऊंगी कि मुझे इस ब्रांड का इतना बड़ा वाला पैकेट या इतना छोटा वाला पैकेट वाला बिस्किट चाहिए, आपके पास है या नहीं। अब उन्होंने वहां पर रखा है तो उनको वहां पर पता होगा कि वो, अगर नहीं भी पता है तो बिस्किट का एक अलग सेक्शन होगा उनके पास बिस्किट का, वहां जाके वो देख लेंगे कि उनके पास वो है या नहीं है। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो अलग अलग आइटम्स देखेंगे, मान लीजिए नूडल्स उन्होंने रखे हैं, बिस्किट्स रखे हैं, या अलग अलग ब्रांड के उन्होंने सूजी रखा है, या फिर उनका जो मैदा का आटा है उनको अलग अलग ब्रांड्स का उन्होंने रखा हुआ है, तो अगर कोई कस्टमर पूछेगा कि भाई साहब आपके पास ये है, अगर उनके पास कैटलॉगिंग नहीं है तो या तो कस्टमर को खुद जाके उस सेक्शन में देखना पड़ेगा। अगर बहुत बड़ी दुकान है तो वो अलाउ कर सकते हैं कि हाँ आप जाके देख लीजिए, ठीक है। लेकिन उनके पास सीसीटीवी कैमरा नहीं है तो हो सकता है कि कोई अंदर जाके देखने के चक्कर में कुछ छुड़ा के ले जाए, ठीक है। अगर वो खुद देखने जाएंगे तो भी ये केस हो सकता है कि मेन सेक्शन से कोई चुरा के कुछ ले जाए, और उनको भी काफी टाइम लगेगा उस पूरे सेक्शन में सर्च करने में। कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड का अगर मैं नाम बता दूं, मान लीजिए कि मैं जो ब्रांड खाती हूँ, जो ब्रांड का बिस्किट मैं खाती हूँ वो कोई और नहीं खाता है, वो किसी और को बहुत ज्यादा पसंद नहीं आता है, तो कस्टमर डिमांड के हिसाब से वो लोग स्ट्रेटेजाइज करेंगे। तो मान लीजिए गुड्डे ऐसा का थोड़ी बिस्किट ना है, मैम, बहुत अगर मान ज्यादा लीजिए बिकता है। बिस्किट किसी को भी पसंद जो भी होगा तो वो तो ले सकता है मैम, बिस्किट किसी को पसंद होगा। अरे वो स्ट्रेटेजाइज करेंगे ना, वो जब सजाते हैं, मान लीजिए आप शेल्फ पे अगर रखेंगे, ठीक है, गुड्डे का बिस्किट सबसे ज्यादा बिकता है, तो क्या आप गुड्डे के बिस्किट को भी पीछे रखेंगे? नहीं मैम, सबसे ज्यादा तो पार्ले जी अगर आप, बिकता है मैम। अरे आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द केस, स्टडी जो कर रहे हो उस पर ध्यान दो। अगर मान लीजिए कि वो जिस एरिया में दुकान खोला है वहां पर सबसे ज्यादा बिक्री, एक महीने में उसकी गुड्डे बिस्किट की बिक्री बहुत ज्यादा हुई, तो क्या वो कभी शेल्फ पे उसे पीछे रखेगा या आगे रखेगा? वो तो मैम सबसे आगे रखेगा एकदम। बिल्कुल, वो सबसे आगे रखेगा। तो डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रैटेजीज ये चीज डिसाइड करेगी कि कौन सा सामान कहाँ है। अब मैं, जैसा कि मैंने कहा कि मान लीजिए जो बिस्किट मैं खाती हूँ वो ब्रांड बहुत कम लोग खाते हैं, ठीक है। कोई अजीब सा एक ब्रांड था, तो कौन समथिंग सा ब्रांड मैम? ब्रांड एक था जो आई डोंट रिमेम्बर, वो कोई एक ब्रांड था जो सिर्फ रिलायंस के एक स्टोर में बिकता था, वेयर आई यूज्ड टू गो।
तो वहां पर वो ब्रांड कोई नहीं लेता था, वो हमेशा वो स्टॉक हमेशा ही भरा रहता था, लेकिन कभी भी वो खाली नहीं होता था। वेरेवर वट एवर टाइम यू गो, आप सुबह जाइए, दोपहर में जाइए, शाम में जाइए, रात में जाइए, किसी भी टाइम आप जाइए, वो स्टॉक हमेशा भरा रहेगा क्योंकि कोई नहीं लेता। अब उस टाइप का अगर मेरा बिस्किट है कि मुझे वो पसंद आ गया तो मैं वो जहाँ पे लूंगी, तो उसका अगर अलग सेक्शन है, मान लीजिए कि पूरा एक प्लेटर है यहाँ पर और इस पे आपने अलग अलग सेक्शंस बनाए हुए हैं, तो वहां पर तो वो बिस्किट एकदम कोने में रहेगा, राइट। तो वहां से अगर दुकानदार को खुद जाके लाना पड़े तो उसे पीछे से निकालना पड़ेगा, वो ढूंढना पड़ेगा पूरा, वो सब टाइम लगेगा उनको। और अगर उनके पास ये स्ट्रैटेजाइज होता कि पहली बात तो अगर उन्होंने सीसीटीवी लगा रखा होता तो वहां पर चोरी नहीं होती, ठीक है, चोरी होती तो पकड़ी जाती, ठीक है। सेकंड थिंग कि अगर उनके पास वो कैटलॉग होता तो वहां से वो देख के बता सकते थे तुरंत कि मान लीजिए मेरा जो बिस्किट है वो स्टॉक में है ही नहीं, क्योंकि कोई नहीं खाता है तो वो लेके ही नहीं आता, तो वो तुरंत देख के बता सकते थे कि वो जो बिस्किट है मैम मेरे पास नहीं है, आप कहीं और से जाके ले लीजिए, क्योंकि वो स्टॉक में नहीं रहता है हमारे। तो ये चीज आपका नुकसान हो सकता है, ठीक है। सेकेंड थिंग, जो चीज यहाँ पर आपको इफेक्ट कर सकती है, ठीक है, सबसे पहली बात जैसा कि मैंने कहा सिक्योरिटी पर्पस, ठीक है। अगर आप यहाँ पर सिस्टम लगाते हैं, दैट मीन्स आपने देखा होगा कि आजकल छोटे से छोटे किराना स्टोर में भी सीसीटीवी लगा रहता है। व्हाई इज दैट द केस? क्योंकि बहुत ज्यादा केसेस ऐसा होता है कि आपका जो चोरी का सामान है या जो भी चोरियां होती हैं वो छोटे दुकान से ज्यादा होती हैं, ठीक है। जो बड़े बड़े मॉल्स वगैरह होते हैं वहां पर बहुत सारे एम्प्लॉयज रहते हैं, सीसीटीवी ना भी रहे तो वहां पर एम्प्लॉयज के डर से कोई बहुत ज्यादा चोरी नहीं करता। लेकिन जो छोटे दुकान होते हैं वहां पर ज्यादा से ज्यादा 2 ही लोग रहेंगे, एक पीछे रहेगा, एक आगे काउंटर पे बैठा रहेगा। तो इस बीच में अगर कोई ड्यूरेशन में उन दोनों का ही ध्यान अगर कोई भटका दे तो तीसरा व्यक्ति वहां से चोरी करके ले जाया जा सकता है। लेकिन ये चीज किससे बचेगी? आपका सीसीटीवी कैमरा से। अगर सीसीटीवी कैमरा है तो आप वहां से पकड़ सकते हैं उस व्यक्ति को, या फिर उस व्यक्ति के बारे में कंप्लेन कर सकते हैं कि इस पर्सन ने मेरे स्टोर से चोरी की। अदरवाइज स्टोर्स एक ऐसी चीज है जो आपका शॉप्स होते हैं, बड़े छोटे शॉप्स हैं चाहे बड़े शॉप्स हैं, आप एग्जैक्टली तब तक किसी के बारे में इल्जाम नहीं लगा सकते हैं जब तक आपके पास प्रूफ नहीं है। अगर आपके पास सीसीटीवी रिकॉर्डिंग नहीं है तो आप किसी को भी ऐसे ही नहीं बोल सकते, क्योंकि कस्टमर्स तो बहुत सारे आते हैं ना। मान लो एक स्टोर है, बड़ा सा मॉल है, वहां पर हजारों लोग आते हैं पर डे, आप किसको जाके इल्जाम लगाओगे कि उसने चोरी की अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो दैट इज वाई यहाँ पर टेक्नोलॉजी इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, ठीक है। चाहे आप टेक्नोलॉजी रखें, चाहे आप चौकीदार रखें, कितना भी आप रखेंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू लाइक, आप वहां पर मान लीजिए आपका मॉल में ही एक छोटा सा स्टोर है, उसमें भी कम से कम 4-5 लोग अगर घुस जाएं तो कितने लोगों के पीछे आपका चौकीदार घूमेगा? आपको सीसीटीवी आजकल बहुत जरूरी है टू हिंडर एनी ऑफ द नेगेटिव एक्टिविटीज, ठीक है। अब ये हो गई किराना स्टोर की बात। अगर हम सेकेंड केस ले, अगर आपका मेडिकल शॉप है, मेडिकल शॉप में जैसा कि कहा कि दवाइयां जो होती हैं हर एक कैटेगरी के हिसाब से बांटना बहुत जरूरी है। अगर आप काउंटर्स पे भी वहां पर कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड करते हैं तो भी आपके पास काउंटर कम पड़ जाएंगे, क्योंकि आपकी जो दवाइयां होती हैं, ठीक है, मान लीजिए शुगर की दवाइयां हैं, शुगर की दवाइयां बहुत सारी होती हैं क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, कितने को कितना डोजेज लेना है, ठीक है, कौन से ब्रांड का डोज दिया है डॉक्टर ने, ये सारी चीज जो है डिपेंड करता है आपका कि कितना दवाइयां आपके पास आ रही हैं। तो इफ यू आर कीपिंग इन स्टॉक, मान लीजिए कि आपका यहाँ पर जो mg से आपका दवाइयां नापी जाती हैं, ठीक है, द पैरामीटर दैट इज यूज्ड फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द मेडिसिन mg से होता है, ठीक है। मान लीजिए 40 mg का कोई दवाई है, ठीक है, वो सेम ब्रांड जो है वो 40 mg का ही बनाता है, वो और इससे ज्यादा हार्ड दवाई नहीं बनाता है। 40 mg का ही ये ब्रांड जो है, ये पर्टिकुलर ब्रांड 40 mg का ही दवाई बनाता है, ठीक है। जो एक अलग पर्टिकुलर ब्रांड है, ठीक है, वो हो सकता है कि 80 mg का बनाता होगा, ठीक है। कि मतलब मान लीजिए कि अगर किसी को हाई डोजेस लेना है तो एक्स का अगर जो पहला ब्रांड है वो एक्स है, दूसरा ब्रांड अगर वाई है तो एक्स ब्रांड का उसे 2 टैबलेट दिन में खाना होगा। अगर वो वाई ब्रांड लेता है तो 1 टैबलेट उसके लिए दिन भर में काफी है, बिकॉज उसका हाई डोजेज है, 80 mg उसको खाना है। तो इस केस में अलग अलग दवाइयां होती हैं, तो कैटलॉग करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप रजिस्टर्स भी रखते हैं, जैसे पुराने जो शॉप्स आपने देखे होंगे, आपको पता होगा या नहीं होगा, लेकिन वो लोग हमेशा कैटलॉग रखते हैं, ठीक है, चाहे वो सिस्टम में रखें
अभी सिस्टम तो आ गए हैं तो अभी सिस्टम में रखे जाते हैं। जो पुराने शॉप्स होते थे उनके पास वो रजिस्टर्स होते थे जिनमें वो सारा चीज वो लिखते थे कि कहाँ पे कौन सा चीज स्टोर किया गया है, कितना कौन से ब्रांड का दवाई आया है, किस बीमारी के लिए आया है, वो सारी चीज वो कैटलॉग करते भी थे। ठीक है, हर दुकान में होता है, चाहे आप किराना खोले, चाहे आप स्टेशनरी खोले, चाहे किसी भी तरह का आपका शॉप है, अगर आपका वहां पर सिस्टम नहीं है, ठीक है, कंप्यूटर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि कैटलॉगिंग नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो कैटलॉग हो रहा है वो रजिस्टर में हो रहा है। ठीक है, तो रजिस्टर में प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए कि वो पर्सन जो है वो भूल गया किसी दिन। ठीक है, किसी दिन मान लीजिए कि लास्ट कस्टमर जो है वो रात को 11 बजे या 12 बजे गया है, उसके बाद वो शॉप क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, शॉप क्लोज करने से पहले उन्हें रजिस्टर में सारी चीजें लिखनी होती हैं, कौन सी चीज कितनी बिकी है, कितने लोगों ने ली है, ये सारी चीज उनका वहां पर कैटलॉग होना चाहिए। तो जितना टाइम में लास्ट कस्टमर जाएगा उससे कम से कम 1 घंटा बाद ही वहां पर शॉपकीपर वहां दुकान छोड़ के जा सकता है, क्योंकि 1 घंटा कम से कम उसे लगेगा सारा कैटलॉगिंग उस दिन का अपलोड करने में। ठीक है, यही अगर आप सिस्टम से करते हैं तो जिस टाइम वहां पर बिक्री हुई उसी टाइम आपका अपलोड हो गया कैटलॉग कि आज इस दिन इस तारीख को इस पर्सन ने इस पर्सन के नाम से इतना बजे इतनी दवाइयां उसको दे दी हैं, इतना उसने पैसा दिया, इतना हमने चेंज दिया। ये सारे कैटलॉगिंग बहुत आराम से हो जाती है जब हम सिस्टम यूज करते हैं। और यही अगर हम रजिस्टर यूज करें तो हमें रात में रुक के वहां पर, या फिर कस्टमर जब जा रहा है, अब ऑब्वियस सी बात है कि मान लीजिए कि दोपहर का टाइम है, 4-5 कस्टमर एक साथ आ गए, तो वहां पर आप क्या करेंगे कि पहले एक कस्टमर का लिखेंगे, फिर उसके बाद दूसरे कस्टमर को देंगे। इस तरह तो कस्टमर भाग जाएगा आपका, राइट, वो कितना देर वेट करेगा। तो वहां पर आपको क्या करना होता है, आपके पास मेमोरी बहुत शार्प होनी होती है, क्योंकि आपको जानकारी चाहिए कि कितने लोगों ने वहां पर कितना चीज लिया। बिल बनने का इंतजार कस्टमर कर सकता है, लेकिन आपका रजिस्टर फिल करने के लिए वो इंतजार नहीं करेगा कभी। ठीक है, आपका रजिस्टर है, आपका काम है, आप उसे बिल बना के दे दो। बिल के हिसाब से फिर आपने जितने बिल्स दिए, बिल के हिसाब से फिर आप वहां पर रजिस्टर में लिखेंगे कि क्या क्या चीजें वहां पर बिकी हैं आज। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होती हैं, बहुत ही हार्ड वर्क इस तरह से हो जाता है, बहुत ही टफ हो जाता है, बहुत ही टाइम टेकिंग हो जाता है, एंड इट इज हेल्पफुल इफ यू आर यूजिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, अगर हम यूज करते हैं, मान लीजिए दवाइयों की कोई दुकान है, जो दवाई एक्सपायर होने वाली होती है। ठीक है, मान लीजिए कि अगर कोई उसने दवाई मंगवाई और किसी भी पर्सन ने लिया नहीं उसकी दुकान से। ठीक है, मान लीजिए जो बीमारी है वो उसकी दवाई कोई पर्सन अगर है भी वहां पर उस बीमारी से ग्रसित, तो वो क्या करता है, वो हॉस्पिटल जाता है, वहीं से दवाई लेके आ जाता है, वो उसकी दुकान में नहीं जाता है दवाई लेने। तो बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि आपकी दवाइयां जो होती हैं एक्सपायर कर जाती हैं। अब एक्सपायर्ड दवाई तो आप बेचेंगे नहीं कस्टमर को, क्योंकि मान लीजिए अभी नहीं देखा, 1-2 पर्सन नहीं देख सकता, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो दवाइयां बिना एक्सपायरी डेट दिए देखे हुए नहीं खरीदते हैं। वन पर्सन का आप क्या करेंगे, वो तो सामने मुंह पे बोल देंगे, भाई साहब दवाई आपकी एक्सपायर हो गई है, कैसे दवाई बेच रहे हो इसको। ठीक है, कोई कोई तो इतना गुस्सा हो जाता है कि वो धमकी देने लगेगा कि हम दुकान बंद करवा देंगे, आपकी एक्सपायर्ड दवाई बेचते हैं आप। तो ये सारी चीजों के लिए अगर आपके पास एक सिस्टम है, कैटलॉग है, तो उसमें एक रिमाइंडर आ जाएगा कि ये जो दवाई है ये एक्सपायर होने वाली है, तो आप उसको फेंक सकते हो, या जो भी वहां पर आप करते हो उस दवाई को जो एक्सपायर हो जाती है आप वापस कंपनी को दे दोगे, जो भी उनके साथ करना होगा उनको। तो ये जो भी प्रोसीजर है ये तभी फॉलो अप होगा ना जब आपको पता रहेगा कि वो दवाई एक्सपायर हो रही है। और कैटलॉग में अगर आपने मेंशन किया ही होगा तो आपके पास बहुत कम टाइम रहता है। अगर आपकी दुकान अच्छी खासी भी चल रही है, नहीं भी चल रही है, तो हो सकता है कि आप भूल जाएं ये देखना कि कौन सी दवाई किस टाइम एक्सपायर हो गई है। लेकिन अगर आपने सिस्टम पे एक रिमाइंडर बैठा दिया है कि ये दवाई जब एक्सपायर हो गई है तो मुझे रिमाइंड करा देना, तो वो कभी नहीं भूलेगा आपको रिमाइंड कराना, राइट। तो ये सारी चीजें आपको हेल्पफुल रहती हैं टेक्नोलॉजी की हेल्प से। नाउ अगर हम थर्ड केस लें जो आपका स्टेशनरी का रहता है, स्टेशनरी में बहुत सारी चीजें होती हैं। स्टेशनरी में ना, अगर आपका दुकान में स्टेशनरी में सिर्फ कॉपीज और बुक्स, पेन्स, ये सारी बेसिक स्टेशनरी मिलती है, तब आपको सिस्टम की बहुत ज्यादा जरूरत सिर्फ सिक्योरिटी पर्पज से है और आपका कैटलॉगिंग पर्पज से है। ठीक है, लेकिन अगर बहुत सारी चीजें, अगर आप अलग अलग वेराइटी की चीजें रख रहे हैं, ठीक है, आप रजिस्टर्स रख रहे हैं, आप वहाँ डायरीज रख रहे हैं, आप नोटबुक्स रख रहे हैं, आप जो शॉर्ट ये होता है क्या उसको बोलते, पॉकेट बुक्स रख रहे हैं, ठीक है,
प्लस स्टेशनरी में आप वहां पर जनरल ये भी रखते हैं, जो मंथली जनरल्स आते हैं वो भी रखते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ जो भी आपके डिवाइसेस जो भी आपको यूजफुल होता है स्टेशनरी के लिए, पेन, पेंसिल, स्केच, अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स, आपके बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, अभी आपको पता भी नहीं है बिकॉज यू आर नॉट ड्राइंग और एनीथिंग, ठीक है। आपका उस टाइप का कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। आपका ये होता है, क्या बोलते हैं उसको, कैलिपर एंड ऑल दीज थिंग्स आर यूज्ड फॉर ड्राइंग ऑल्सो, ठीक है। जो ड्राइंग स्टूडेंट्स होते हैं उनको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं ड्राइंग करने के लिए, तो वो सारी चीजें इफ यू हैव दोज थिंग्स आपको कैटेगराइज करना ही पड़ेगा। आप उतना सारा डाटा जो है वो रजिस्टर में लिखेंगे तो बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको ढूंढते ढूंढते दिन भर बीत जाएगा। आप एक छोटी सी चीज, मान लीजिए छोटी सी चीज है, आपकी ब्रश है, ठीक है, पेंटिंग ब्रश है, पेंटिंग ब्रश आपकी बहुत सारी नंबर में आती है, आपको पता होगा, देयर आर डिफरेंट नंबर्स ऑन द पेंटिंग ब्रश, ठीक है। अगर आपको कोई स्मॉल पेंटिंग बनानी है या पेंट करना है तो उसके लिए आप OOO वाला पेंट ब्रश यूज करते हैं। अलग अलग टाइप डिजाइन, अगर कलरिंग करना है तो 5 नंबर, 6 नंबर, मतलब अलग अलग टाइप ऑफ डिजाइनिंग के लिए अलग अलग नंबर होता है ब्रश का। ब्रश इतनी छोटी सी चीज है, इतनी पतली सी चीज होती है, अगर उसको आप नंबर खोजने जाएंगे, मान लीजिए आपके पास 50 पैकेट पड़े हैं, 50 में से किसी एक पैकेट में 000 वाले ब्रशेस पड़े हैं, आपको खोजने में कितना टाइम लग जाएगा वहां पर। तो अगर आप कैटलॉग नहीं करते हैं सिस्टम के थ्रू, या फिर अगर आप सिस्टम के थ्रू करते भी हैं तो आपको सिक्योरिटी कैमरा चाहिए कि कम से कम आप कस्टमर को बोले कि भाई साहब वहां पर रखा है ब्रशेस, आप देख लीजिए तो आपको सही, राइट। तो ये सारी चीजें आपको हेल्पफुल रहती हैं टेक्नोलॉजी के बेस पर। लेकिन कभी कभार क्या होता है, टेक्नोलॉजी ऑल्सो क्रिएट्स अ बैरियर। किस टाइप ऑफ बैरियर? मान लीजिए आपकी टेक्नोलॉजी सिस्टम जो है आउटडेटेड है, यानी कि आपने सिस्टम यहाँ पर लगाया हुआ है, यहाँ पर 1960s में जो निकला था वो सिस्टम लगाया हुआ है, तो ऑब्वियसली वो सारी चीजें नहीं चलेंगी। 2002 के सिस्टम्स भी आजकल नहीं चलते हैं, 90s की तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। 2010 में जो सिस्टम्स निकले थे वो आजकल नहीं चलते हैं, 2002 की भी बहुत दूर की बात है। सो इफ योर सिस्टम इज नॉट लाइक अपडेटेड, ठीक है, अपडेटेड मतलब जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर सिस्टम जो है एकदम आज का 2020 में 22 में जो निकलेगा वही आप खरीदें। कम से कम आपको यहाँ पर राउंड फिगर 5 से ज्यादा आप नहीं ले सकते। 5 साल पुराना आप सिस्टम यूज करोगे तो चलो चल रहा है, उससे ज्यादा पुराना आप सिस्टम यूज करोगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप यूज नहीं कर पाओगे उसमें, तो वो आपका सिर्फ एक रजिस्टर, ऑनलाइन रजिस्टर की तरह काम करेगा, ठीक है। जैसे इफ यू आर यूजिंग अ सिस्टम दैट हैज बीन मेड इन 2011, देयर आर लॉट ऑफ फीचर्स दैट यू कैन यूज, ठीक है, लॉट ऑफ एप्स दैट यू कैन यूज फॉर योर मार्केटिंग। आप अपने शॉप के लिए बहुत सारे ऐसे सिस्टम लगा सकते हैं उसमें। सिक्योरिटी सिस्टम आप तभी लगा सकते हैं व्हेन यू हैव एन अपडेटेड कंप्यूटर। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है कनेक्ट करने के लिए सीसीटीवी कैमरा में, तो सीसीटीवी कैमरा लगा के क्या करोगे? उसके लिए अलग से आपको सिस्टम लेना पड़ेगा जहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रही है, जहाँ पर आपका स्क्रीन पे दिखेगा आपको। सिर्फ सीसीटीवी लगाकर वहां पर कुछ नहीं ना होगा, आपको लगाकर वहां पर उसको सिस्टम पे अपलोड भी करना है। आपको हार्ड ड्राइव चाहिए कि कम से कम 30 डेज का वहां पर रिमाइंडर, मतलब जो भी वीडियोस हैं वो 30 डेज तक वहां पर रहे उनके पास, बैकअप रहे उनके पास, के लिए हार्ड ड्राइव चाहिए आपको। तो सिस्टम अगर आपके पास अपडेटेड नहीं रहेगा तो कम्युनिकेशन में इंटरप्ट होगा, काम में इंटरप्शन होगा आपके। मान लीजिए आप किसी को यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आप किसी को व्हाट्सअप करना चाहते हैं, ठीक है, नाउअडेज मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर गेटिंग इनटू इन्वॉल्विंग व्हाट्सअप, ठीक है। ऑनलाइन कम्युनिकेशन भी जो आपका ऑफिशियल कम्युनिकेशन हो रहा है वो भी व्हाट्सएप के थ्रू बहुत आराम से हो जाता है, आपको लिंक आ जाता है क्लास का बहुत आराम से, राइट। तो ये सारे कम्युनिकेशन आपके व्हाट्सएप के थ्रू हो रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा पर्सन है जो आजकल ईमेल का वेट कर रहा है कि उसके पास ईमेल आएगा तब वो यहाँ पर फिर ज्वाइन करेगा, तब वो यहाँ पर फिर क्लास लेगा, क्लास का लिंक वो सबके ईमेल पे सेंड करेगा, then it is an outdated technology. ठीक है, you have to be updated, you have to send, you have to make WhatsApp account, you have to send the link through WhatsApp, and आपको लिंक जो यहाँ पर है जनरेट करना आना चाहिए, यहाँ पर आपको यूज करना आना चाहिए कि शेयर करना है स्क्रीन, बहुत सारी चीजें you have to be updated, ठीक है। अगर अपडेट नहीं रहेगा तो आपका बिजनेस में आपका कोई भी तरह का जॉब आप जो है प्रॉब्लम क्रिएट होगी इफ यू डोंट हैव एन अपडेटेड कंप्यूटर और एन अपडेटेड सिस्टम, ठीक है।
सेकेंड इज लिमिटिंग एक्सेस अक्रॉस फंक्शंस एंड लेवल्स। ठीक है, लिमिटिंग एक्सेस मतलब जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपका सिस्टम जो है वो अपडेटेड नहीं है तो कुछ फंक्शंस जो हैं वो आप लिमिटेड रहेंगे, आप फंक्शन नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल अभी जो मैं सिस्टम यूज कर रही हूँ इसमें माइक्रोसॉफ्ट नहीं अपलोडेड है। ठीक है, मतलब सिस्टम ये अच्छा है, विंडोज 8 है, लेकिन इसमें माइक्रोसॉफ्ट नहीं चल रहा है, अभी लिब्रा चल रहा है। लिब्रा ऑफिस इज अनदर सब्स्टिट्यूट यू कैन से फॉर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो जो भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो भी एप्स आप के पास हैं, ठीक है, वर्ड है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, ये पीडीएफ रीडर है, ये सारी चीजें आपके लिब्रा ऑफिस में भी अवेलेबल हैं। बट इट इज एक्सेल वगैरह हो गए, ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़े से फीचर्स उसके अलग हैं। ठीक है, जिस तरह आप माइक्रोसॉफ्ट में यूज करते हो उस तरह आप लिब्रा में यूज नहीं कर सकते हो। कुछ सारी चेंजेस जो हैं वो पॉसिबल यहाँ पर नहीं है। तो अगर जो फंक्शन आप यूज कर रहे हो, जो सिस्टम आप यूज कर रहे हो, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के फंक्शन यूज कर पाओगे, किस तरह के एप्स यूज कर पाओगे, किस तरह का ऑप्शंस यूज कर पाओगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका जो जीमेल है, ठीक है, गूगल आपको पता है एक सर्चिंग इंजन है, देयर आर अदर सर्च इंजन, ठीक है, जो कि सर्च करने के लिए यूजफुल होते हैं। देयर आर अदर ब्राउजर्स दैट यू कैन यूज, बट गूगल इतना फेमस क्यों है और गूगल को हम सर्च इंजन के नाम से क्यों सिनोनिम करते हैं? मतलब अगर हम सर्च इंजन जानते हैं तो सिर्फ गूगल को जानते हैं। इसी से मतलब यहाँ पर अगर कोई ऐसा पर्सन है, मान लीजिए जिसने कंप्यूटर्स नहीं पढ़ा है, जिसको कंप्यूटर के बारे में कुछ ऐसा नॉलेज नहीं है जो कॉलेज स्कूल में पढ़ाया जाता है, ठीक है, अगर मैं उससे पूछूं कि उसको किस सर्च इंजन का नाम पता है तो शायद वो नहीं बता पाए। ठीक है, क्योंकि सर्च इंजन क्या होता है ये भी नहीं पता होगा। लेकिन अगर मैं उससे पूछूं कि गूगल क्या है तो वो उसे बता देगा आराम से। गूगल वहां जहाँ पर आप सर्च कर लेते हो, कुछ भी सर्च कर सकते हो, आराम से मिल जाता है। इवन द अनएजुकेटेड पर्सन कैन टेल यू व्हाट गूगल इज, बट दे कैन नॉट टेल यू व्हाट अ सर्च इंजन इज, जबकि गूगल सबसे बढ़िया सर्च इंजन ही है। सर्च इंजन आपके याहू भी है, ठीक है, बिंग है, बहुत सारे सर्च इंजन है आपके पास। बट आपने क्या किया है यहाँ पर, बेसिक जो यूजेज है, यूजेज के हिसाब से यहाँ पर, जैसे मैंने कहा था कि कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में आपका जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट के नाम से वो ब्रांड के नाम से प्रोडक्ट जाना जाता है। ठीक है, ब्रांड अगर इतना ज्यादा बड़ा हो जाए कि आपका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम कोई नहीं जानेगा लेकिन उस ब्रांड का नाम जरूर कोई जानेगा। तो वही गूगल ने यहाँ पर किया है हमारे सर्च इंजन के साथ। सर्च इंजन आर अवेलेबल इन न्यूमरस फॉर्मेट, ठीक है, बहुत सारे सर्च इंजन अवेलेबल हैं, आपको नाम भी नहीं पता होंगे, इतने सारे सर्च इंजन अवेलेबल हैं। लेकिन the only one that you are using is Google। और अगर किसी को और कोई पता भी हो नॉलेज कि किसी को सर्च इंजन क्या होता है तो वो गूगल से ज्यादा बहुत ज्यादा याहू बता देगा, बिंग बता देगा, जो कि जनरल आपके सिस्टम में ऑलरेडी कई बार अपलोड किए जाते हैं, जिसको हटा के आप गूगल अपलोड कर देते हो, गूगल क्रोम अपलोड करते हो यहाँ से, क्योंकि आपको गूगल में ही सर्च करना ज्यादा पसंद है, गूगल के ही रिजल्ट आपको समझ में आते हैं, अच्छे लगते हैं। ठीक है, यू लाइक टू यूज गूगल सो मच दैट गूगल हैज बिकम द नेम ऑफ सर्च इंजन। ठीक है, सर्च इंजन के अलावा आपको यहाँ पर गूगल का ही नाम समझ में आता है, सर्च इंजन समझ में नहीं आता है। तो आपका जो लिमिट ऑफ एक्सेस है, एक्सेस इज बीइंग लिमिटेड बिकॉज यहाँ पर आपके कुछ प्रोफाइल्स ऐसे होते हैं जो आप कहीं पर यूटिलाइज नहीं कर सकते हो। आपको हो सकता है कि कुछ फीचर्स जो हैं वो लिब्रा ऑफिस में नहीं मिलते हो, लेकिन कुछ फीचर्स ऐसे भी हैं जो माइक्रोसॉफ्ट में भी नहीं मिलते हैं लेकिन लिब्रा में मिलते हैं। लेकिन आपको यूज करना माइक्रोसॉफ्ट ही पसंद है तो आप माइक्रोसॉफ्ट ही यूज करते हो हमेशा, चाहे कितने भी आपको और एप्स दिखा दिए जाए, कितने भी ऑफिस और बता दिए जाए, आप सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही यूज करना पसंद करते हो बिकॉज द फीचर्स आर यू हैव बिकम यूज टू द फीचर्स। अगर उसमें कोई अपडेट होता भी है तो उसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन बताई जाती है। माइक्रोसॉफ्ट जो है वो आपको एक पर्सनल ईमेल भेजता है कि हमने इस ऐप में ये चेंजेस किए हैं, ये फीचर्स ऐड किए हैं, आप इसको पढ़िए और इसको यूज करिए, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, राइट। ये जो है ये कोई और ऑफिस नहीं करता है, ठीक है। सो इट डिपेंड्स ऑन योर एक्सेस ability and the level of authority that you are going to prove on them। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पर क्या चीजें पसंद है, आप अपने बिलीफ से
लिमिट जो है एक्सेस खुद ही से कर देते हो या फिर वो फंक्शन की जो है लिमिट कर देते हैं। ये दोनों तरफ से पॉसिबल है, ठीक है, कस्टमर साइड से भी और आपका जो भी यूटिलाइजेशन है उसके साइड से भी, जो प्रोडक्ट है उसके साइड से भी, ठीक है। तो आपका जो एक्सेस होता है वो लिमिट हो जाता है, ठीक है। किस लेवल का फंक्शन है इस पे डिपेंड करता है और आप जो यूज करना पसंद करते हैं उस पे डिपेंड करता है। अ पैक्ड इनबॉक्स, इनबॉक्स मतलब अगर आपका यहाँ पर मैसेजिंग ऐप है या फिर कोई भी ऐसा चीज है, मान लीजिए मैं ईमेल ही अगर बोलूं तो ईमेल भी अगर मुझे पर डे यहाँ पर 5 ईमेल भी आते हैं तो अगर मैं मंथ में यहाँ पर क्लियर अप नहीं करती हूँ हाउ मेनी ईमेल्स डू आई हैव, अगर मैं एक मंथ में अपना कोई भी ईमेल क्लियर नहीं कर रही हूँ एंड आई एम एवरी डे गेटिंग 5 ईमेल्स, सिर्फ 5 ईमेल्स आई एम गेटिंग एवरी डे, इन अ मंथ हाउ मेनी ईमेल्स विल आई हैव इन माय इनबॉक्स? बेसिक मैथ क्वेश्चन है। कितना? 150 मैम। 150, यस। तो 150 मैसेजेस मेरे को एक मंथ में आ रहे हैं। मान लीजिए मैं किसी भी जगह पर यहाँ 5 साल से काम कर रही हूँ और मैंने कभी अपना ईमेल नहीं क्लियर किया, तो यहाँ पर नंबर इतना ज्यादा हो जाएगा कि फॉर वो मुझे थाउजेंड्स में दिखाएगा, राइट की। तो इस वजह से आपको यहाँ पर इनबॉक्स जो है, हालांकि आपको 5 मेल नहीं आते हैं, इफ यू आर अप्लाइंग समवेयर, खास करके अगर आप किसी जगह अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपने जो जॉब के पोर्टल्स हैं उस पे कहीं ना कहीं अप्लाई किया है, तो उसके मैसेजेस आपको पर डे आते होंगे, पर डे आपको एक ना एक मैसेज, 1 या 2 मैसेज हर दिन आता होगा। अगर आपने एप्लीकेशन किसी फॉर्म के लिए भरा है, मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी में आपको यहाँ से अलावा किसी और यूनिवर्सिटी में आपने फॉर्म भरा होगा, उसके मैसेजेस एडमिशन के हमेशा आपके पास आते रहते होंगे, ठीक है। तो ये सारे मेल जो हैं अगर आप क्लियर अप नहीं करते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर आपका जो मेल पे आपने कहा था कि आपका असाइनमेंट जो है IMI की तरफ से मेल पे आया है, तो वो मेल अगर क्लियर नहीं रहेगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो असाइनमेंट जो आया वो इम्पोर्टेंट है या फिर वो असाइनमेंट कब आया, कहाँ से आया, पता ही नहीं चलेगा आपका, तो क्योंकि आप मेल चेक कर नहीं रहे हो, आप इनबॉक्स क्लियर कर नहीं रहे हो, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट मेल्स जो हैं वो उसमें जो भी ट्रैश है उन सभी चीजों में इंक्लूड हो जाता है और इम्पोर्टेंट मेल कई बार छूट जाते हैं। तो हमें अपना जो भी हम यूज करते हैं, जैसे हम यहाँ पर व्हाट्सएप आजकल बैकअप करते हैं, ठीक है, तो अगर हम बैकअप करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि जो इन्फॉर्मेशन, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हमारे पास है वो कहीं और चली ना जाए, या गलती से अगर हम डिलीट कर देते हैं तो उसको रिकवर कर सकते, राइट। तो उसको हमें पर वीक, पर डे, किसी भी हिसाब से आप यहाँ पर जो भी ऑप्शन गिवन है उस हिसाब से वो बैकअप मांगता है। तो उसके लिए भले आप डाटा खर्चा कर लो लेकिन आप बैकअप करते हो क्योंकि वहां पर इंफॉर्मेशन जो है आपको इम्पोर्टेंट है। बट देयर आर समटाइम्स, मतलब बहुत बार ऐसा होता है जो अब मान लीजिए कि मुझे जो है मेरे को बहुत सारी क्लासेस को पढ़ाना होता है, ठीक है, तो हर क्लास में मुझे लिंक भेजना है। अब लिंक भेजने के लिए मुझे उस ग्रुप में ऐड होना चाहिए, एडमिन होना चाहिए मैं, तब जाके मैं उस ग्रुप में मैसेज भेज सकती हूँ। तो ये सारी इंफॉर्मेशन के चलते मैं बहुत सारे ग्रुप में ऐड हूँ। अब कल को हो के ऐसा हो जाए कि आपका जो सेमेस्टर नया शुरू होगा, ठीक है, बहुत सारे जितने भी AKU के स्टूडेंट्स हैं उनका भी नया सेमेस्टर शुरू होगा, तो किसी क्लास के टाइम टेबल से वहां से मुझे कोई उसमें सब्जेक्ट नहीं मिला दोबारा पढ़ाने के लिए, ठीक है, मुझे हो सकता है कि सिर्फ PPU वाले सब्जेक्ट ही मिले, ठीक है, या फिर PPU का भी नेक्स्ट ईयर जब स्टार्ट हो जाएगा तो मुझे सेकेंड ईयर का मिला, या फर्स्ट ईयर का, नए जो फर्स्ट ईयर आएंगे उनका मिला, सेकेंड ईयर का नहीं मिला, तो जो क्लासेस मुझे नहीं मिलेंगे उस ग्रुप से मैं एग्जिट कर जाऊंगी क्योंकि फिर उसके भी मैसेजेस मुझे पर डे आते रहेंगे, वो भी इनबॉक्स मेरा भरता जाएगा, ठीक है। तो उस ग्रुप से मुझे एग्जिट करना बहुत जरूरी है क्योंकि अब उस ग्रुप में मैं नहीं रही, ठीक है। अब मान लीजिए इन फ्यूचर मुझे अगर बनना भी हो उस ग्रुप का एडमिन, मान लीजिए कि चलो 6 महीने बाद फिर उनको लगा कि ये सब्जेक्ट जो है मुझे दे देना चाहिए, या फिर 6 महीने बाद कोई नया टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ, कोई एड ऑन सब्जेक्ट आपको पढ़ाने के लिए मुझे दिया गया, तो अगर मुझे वापस से उस ग्रुप में ऐड होना है तो मेरे पास और भी ऑप्शन है, मैं किसी भी टीचर से कह सकती हूँ कि आप फिर से मुझे ऐड ऑन कर दीजिए, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर मैं 6 महीने उस ग्रुप में ऐड रहती हमेशा के लिए, तो वो 6 महीने मेरा इनबॉक्स भरता रहता क्योंकि उस इंफॉर्मेशन, उसमें कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है जो मेरे काम का नहीं है। अगर मैं उस ग्रुप को पढ़ा नहीं रही हूँ या उस क्लास को मैं पढ़ा नहीं रही हूँ
तो उसके जो भी लिंक्स आ रहे हैं, जो भी क्लास के लिंक्स आ रहे हैं, जो भी अदर टीचर्स वहां पर डाटा भेज रहे हैं, वो सारे मेरे यूज पे नहीं है। तो मुझे वहां पर इनपुट जो है अपना इनबॉक्स क्लियर करना है, उन सभी अनइम्पॉर्टेंट मैसेजेस को डिलीट करके या अनइम्पॉर्टेंट मैसेजेस को रिमूव करके। ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू ओवरकम टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स। किस तरह हम ओवरकम कर सकते हैं, ये सारे जो बैरियर्स हैं हमारे, ये किस तरह हम हटा सकते हैं। ऑफर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज टू एम्प्लॉय टू हेल्प देम टैकल टेक्नोलॉजिकल डिफिकल्टीज बाय कम्युनिकेटिंग। मतलब अगर आपका ऐसा पर डे यहाँ पर आपको यूज करना होता है, जैसे मुझे यहाँ पर जूम ऐप जो है पर डे यूज करना होता है क्लासेस लेने के लिए। अब बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मुझे नहीं पता थी यहाँ आने से पहले। मुझे पता था कि जूम ऐप वाज एन ऐप दैट वाज यूज्ड फॉर ऑनलाइन मीटिंग, बट इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जो मुझे अभी भी नहीं पता है, या हो सकता है कि वो मेरे अभी काम नहीं कर रही हूँ, अभी मैं बहुत ज्यादा काम नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ क्लास ले रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ये सारी चीजें मुझे कैसे पता चली। आई हैव गिवन, मुझे पर्टिकुलर ट्रेनिंग नहीं मिली है, लेकिन मुझे ये इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से तो पता चली है। मैंने देखा कि किसी टीचर को मैंने देखा कि वो स्क्रीन शेयर करते हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि सर आप स्क्रीन शेयर कैसे करते हो, ठीक है। या फिर कोई टीचर को मैंने देखा कि वो यहाँ पर रिकॉर्डिंग लगाने के लिए बोला गया, तो मैंने पूछा कि सर रिकॉर्डिंग कहाँ से लगाया जाए, और अगर मुझे लाइव करना है तो मुझे वहाँ पर मैनेजर बनना होगा उनके वहाँ ग्रुप में जहाँ से मैं लाइव करूंगी, तो मुझे बनाया गया। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, मैंने पहले इंफॉर्मेशन ली, इनटेक लिया, उसके बाद ये सारी चीजें जो है मैंने रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट क्लास। ठीक है। अभी भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो हो सकता है कि मुझे नहीं पता है, ठीक है। स्टैटिस्टिक डाटा जो रहता है कि हाउ मेनी स्टूडेंट हैव logged in or in my meeting, और how many students have attended the meeting and left in between, ये सारे जो डाटाज होते हैं, कितना यूजेज किया हम, डाटा कितना यूज किया जूम ऐप ने, ये सारी चीजें जो होती हैं, these all things are available in my app, बट मुझे नहीं पता है क्योंकि मुझे यूज करना आता नहीं। नाउ इफ आई हैव गिवन अ प्रॉपर ट्रेनिंग कि किस तरह यहाँ पर जूम ऐप आपने क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें यूटिलाइज कर सकते हैं, अगर मुझे प्रॉपर ट्रेनिंग कहीं पर मिली होती या फिर मैंने ली होती कोई प्रॉपर ट्रेनिंग, किसी से पूछा होता कि आप मुझे ये सब चीज बता दीजिए कि जूम ऐप किसी तरह यहाँ पर कैसे यूज करना होता है, तो मुझे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, या फिर मेरे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती, या फिर मेरा काम आसान हो गया होता, राइट। तो ये सारी चीजें जो होती हैं हेल्पफुल होती हैं इफ यू गिव अ प्रॉपर ट्रेनिंग टू योर एम्प्लॉयज एंड एनी पर्सन हु इज अंडर वर्किंग अंडर यू। अगर आप उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को मुझे एक्सेल का काम करवाना है और उसे एक्सेल नहीं पता है, वो किसी और काम के लिए एक्सपर्ट है, तो मैं ऐसा तो नहीं कर सकती हूँ कि जस्ट बिकॉज उसको एक्सेल आता नहीं है तो मैं काम से निकाल दूंगी। वो बाकी काम तो कर ही रहा है ना, तो एक्सेल मैं उसे सिखाऊंगी कि तुम ये बुक पढ़ो या फिर ये वीडियोस देखो, या फिर मैं बता रही हूँ ये सारी चीजें जो है एक्सेल में ऐसे ऐसे करते हैं, उसके बाद फिर वो यूज करना सीख जाएगा। अब एक चीज को लेकर जस्ट बिकॉज वो पर्सन जो है वो एक चीज से नहीं आती है, उस केस के लेकर मैं यहाँ पर मेन चीज नहीं हटा सकती। जैसे अभी भी आपके बहुत सारे ऐसे टीचर्स होंगे जो ओल्ड टीचर्स हैं, जो पुराने टीचर्स हैं, उनको सिस्टम यूज करने में दिक्कत आती है, बट दैट डजंट मीन कि वो टीचर अच्छे नहीं है। मेन काम तो उनका टीचिंग करना है, पढ़ा तो अच्छा ही रहे हैं वो, उनको बस टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है वो, ठीक है। उनको हर बात पे टेक्नोलॉजी यूज करने की आदत नहीं है, ठीक है। तो उनका जो भी यहाँ पर क्लासेस होता है उसमें उनको भी दिक्कत होता है, टीचर्स जो बच्चे हैं उनको भी दिक्कत होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, उनकी हेल्प की जाती है, ठीक है। यहाँ से जितना भी हमारा ऑफिस के जितने भी लोग हैं, नॉन स्टाफ पीपल हैं, दे आर हेल्पिंग दोज पीपल who are not educated to use all those technology, ठीक है। Now, second portion is adopt new improvised and improve digital communication channel like Zoom, Slack, and others to streamline interaction in engagement and collaboration. मतलब आपको अपडेटेड जो एप्स हैं, ठीक है, जैसे Zoom की तरह बहुत सारे और भी एप्स हैं which are used in communication और in online meetings, ठीक है। तो जो भी आप यूज कर रहे हैं उसका न्यूएस्ट वर्जन आपको यूज करना है, प्लस जो जिसमें ट्रेनिंग दी गई है उसी ऐप को यूज करना है। ऐसा नहीं कि आपने ट्रेनिंग दी है जूम ऐप की फिर उसके बाद बोलिए कि गूगल मीट पे क्लासेस लें, ऐसा नहीं आप कर सकते। तो जिस चीज की ट्रेनिंग दी गई है उसका
उसके सारे फीचर्स अडॉप्ट करने हैं, किस तरह यूटिलाइज करना है उसको, एवरीडे लाइफ में यूटिलाइज करना है कि ये फीचर बताया गया था इस चीज के लिए, तो मैं इस तरह यूटिलाइज कर सकता हूँ उसे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं ये हेल्पफुल रहती हैं। आपने जो भी चीज सीखा उसे आप रियल लाइफ में अप्लाई भी करेंगे। एज एन एम्प्लॉय ये आपका ड्यूटी है कि जो चीज आपको सिखाई गई है उसे आप यूटिलाइज करें अपना काम आसान करने में। And use tools for translation and interpretation in case the need of business in interacting and international and foreign clients or teams. मतलब आपको जो अलग अलग टूल्स यहाँ पर हैं अवेलेबल हैं, जो भी चीजें जैसे मीटिंग के लिए हैं, चाहे यहाँ पर आपको कॉन्वर्सेशन के लिए हैं, जो भी नई चीज अवेलेबल है आपके पास, जो भी टूल्स अवेलेबल है उन सभी को आप यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, इंटरैक्शन करने के लिए। ठीक है, अगर आप इंटरनेशनल या फॉरेन क्लाइंट्स या उनके टीम के साथ डील कर रहे हैं तो आपके पास उनके लेवल का जो टेक्नोलॉजी है वो आपके पास नहीं है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि इफ यू आर टॉकिंग टू सम फॉरेनर्स, तो आपको पता होगा कि वहां पर जो उनका हाई स्पीड इंटरनेट है वो हम लोग से ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो इन इंडिया वी हैव अ लॉट ऑफ नेटवर्क इश्यूज, दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ इश्यूज, उनके भी इश्यूज हैं बट हमसे अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो इशू रहता है, अगर मैं किसी और कंट्री के पर्सन से यहाँ बात करती हूँ या किसी और कंट्री का वेबिनार अटेंड करती हूँ या सेमिनार अटेंड करती हूँ, इस तरह की कोई भी चीजें अटेंड करती हूँ, वो सारी चीजों में डिफिकल्टीज आएंगी जिसके लिए मुझे प्रॉपर टूल्स चाहिए होंगे इस डिफिकल्टीज को ओवरकम करने के लिए। तो प्रॉपर टूल्स वगैरह जो भी मेरे पास अवेलेबल है, मैं उन सभी चीजों को यूटिलाइज करूंगी ताकि मेरा जो इंटरेक्शन है उसमें कोई भी तकलीफ ना आए, उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस ना आए। इसमें ऐसा कुछ भी जो आपको समझ में नहीं आया? ठीक है, टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स में जो जो चीजें समझाई उसमें ऐसा कुछ भी जो समझ में नहीं आया? ये फाइल मैं आपको सेंड कर दूंगी। यू कैन डू वन थिंग, आप रीड कर लीजिए इसको अच्छे से, उसके बाद अगर नेक्स्ट क्लास में डाउट होगा तो वो क्लियर अप कर लेंगे। ऑलराइट, अटेंडेंस मैंने ले लिया है, तो और कुछ अगर डाउट, स्पेसिफिक डाउट अभी नहीं पूछना है तो आई एम एंडिंग द क्लास। All right, then let's see you in the next class.